अच्छा भाइयों, लास्ट टाइम हमने इमेजेस का चैप्टर हमने शुरू कर लिया था। उसी को कैरी ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। SMIT बैच 18 है हमारा, HTML। और ये जो बुक थी हम बेसिकली फॉलो कर रहे थे। इमेजेस का चैप्टर हमने शुरू कर लिया था। देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही आप लोग के पास कि इसको क्या हुआ है? यार कोई एक भाई, बल्कि चलो स्टार्ट हो गई है लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऊपर है ये। कोई हल्का सा ना इस पे पीछे से थोड़ा हाथ करोगे ना ऊपर, तो ये थोड़ा सा यूँ हो जाएगा। ये बल्कि सही दिख रहा है मेरे ख्याल से। चलेगा इतना? चलेगा चलेगा, चलो सही है, कैरी ऑन करते हैं। और आप लोग की स्क्रीन पे कैप्चर कर लेते हैं। लाइन स्कूल। आपकी स्क्रीन कैप्चर हो गई है? अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम हमने इमेज का चैप्टर हमने शुरू किया था। हमने कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर पढ़ी थी। अभी अच्छी खासी चीज़ें इसके अंदर बाकी थी। हमने क्या पढ़ा था, हम उसको हल्का सा रिवाइज करते हैं कि इमेजेस अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे लगानी हो तो उसके लिए मैं एक टैग का इस्तेमाल करता हूँ। वो टैग क्या है हमारे पास? IMG। और ये क्या होता है? एक कहता है सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है हमारे पास? जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही टैग ओपन भी कर रहा होता है और साथ में उसको क्लोज भी कर रहा होता है। डिफरेंस क्या होता है भाई? मेनली कि एंड में आके क्या हो जाता है मेरे पास? एक कहता है फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है। फिर इस इमेज के टैग के अंदर हमें अगर कोई भी अगर इमेज अगर अपनी अगर ऐड करवानी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एट्रीब्यूट का हमें सहारा लेना पड़ेगा। वो एट्रीब्यूट क्या होगा हमारे पास? SRC। उस SRC के अंदर आके मैं उस इमेज की जो भी लिंक होगा, अगर लिंक के जरिए मुझे लगानी है तो लिंक होगा, वो लिंक वगैरह मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यानी कि कोई URL। या हो सकता है कि वो तस्वीर मेरे पास इंटरनली मेरे कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो, तो फिर मैं उस तस्वीर तक किसी न किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे जो पिक्चर लगानी है वो मुझे किसी और वेबसाइट की लगानी है, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट की लगानी है, और मुझे उसका एब्सोल्यूट URL मैं जाके निकाल लूंगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे एक कार की पिक्चर चाहिए, कार इमेज। इमेजेस में गए और हमने ये कार की इमेज उठाई। चलो भाई, कॉपी इमेज एड्रेस, और हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब मैंने SRC को क्या किया भाई साहब? किसी और की वेबसाइट का प्यारा सा लिंक दिया है कि भाई साहब ये वाली तस्वीर आपने मेरे ब्राउजर के ऊपर जाके शो करवा देनी है। और सर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि अगर मैं इसको अपने HTML के अंदर लिखूंगा तो किस तरह की फीलिंग आएगी। इसके लिए हम चलते हैं ज़रा अपने पास, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्लास 5। इसका नाम भी हम रख लेते हैं इमेज, ताकि हमें याद रहे। CMD कोड स्पेस डॉट index.html। और मैंने यहाँ पर आके एक अदद इमेज का टैग मैंने लगा दिया। ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो बाकायदा देख सकता हूँ कि मैं बाकायदा एक अदद तस्वीर मेरे पास आ गई, जिसका मैंने यहाँ पे ऐड किया था। अब ये लिंक किसका है भाई? किसी और की वेबसाइट का। देखो, इंक्रिप्टेड TBNOG static.com, किसी और की वेबसाइट है, उसका बाकायदा ये लिंक है। लेकिन मैं चाहूँ तो इस तस्वीर को अपने कंप्यूटर के अंदर भी मैं सेव कर सकता हूँ, और मैं अपने कंप्यूटर के पास से भी इस तस्वीर को जाके एक्सेस कर सकता हूँ। फायदा क्या होगा अपने कंप्यूटर से एक्सेस करने का? कि देखें, अभी ये किसी और की वेबसाइट है, आज इन्होंने ये तस्वीर रखी है, कल हो सकता है हटा दें, पॉसिबिलिटी बन सकती है। भाई फॉर एग्जांपल, मुझे अगर अपनी तस्वीर लगानी है तो मेरी तस्वीर भाई इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ इमेजेस के अंदर, तो भाई मेरी तस्वीर देखो यहाँ पे जगह जगह पे मेरे पास मौजूद है। अब ये देखो, अगर आप चेक करो तो भाई ये देखो फाइवर के पास से आ रही है, जो मैंने फाइवर वालों को दी हुई होगी। ये आ रही है यूट्यूब के पास से, जो मैंने यूट्यूब वालों को दी होगी। ये आ रही है बिहेंस नाम की वेबसाइट है, उनके पास से आ रही है। ये आ रही है पिंटरेस्ट वालों के पास से, ये आ रही है लिंक्डइन वालों के पास से, ये आ रही है गिटहब वालों के पास से। अब ये किसी और की वेबसाइट है जिसपे मैंने अपनी कभी ना कभी मैंने तस्वीर अपनी अपलोड की होगी, जो कि गूगल बेसिकली ढूंढ ढांड के सर्च करके लेकर आ रहा है। लेकिन क्या ये तस्वीर जिंदगी भर मेरे पास एज इट इज रहेगी? ये पॉसिबल नहीं है। भाई हो सकता है भाई कल गवर्नमेंट का दिमाग घूम जाओ, बोले भाई फेसबुक और यूट्यूब बंद कर रहे हैं हम, तो फिर ये तस्वीर को मैं एक्सेस कर सकूंगा? नहीं एक्सेस कर पाऊंगा। भाई हो सकता है कल कल को भाई ये बिहेंस नाम की वेबसाइट है, ये बंद ही हो जाए, सीरियस ही बंद हो जाए, इन्होंने अपने ऑपरेशन ही खत्म कर दें,
तो इनके डेटाबेस के अंदर तस्वीर मेरी रखी हुई है वो भी क्या हो जाएगी भाई साहब, गायब हो जाएगी। यह एक मिसाल है। इस पिंटरेस्ट की तस्वीर को मैं अभी फिलहाल कहीं ना कहीं लिंक करवाता हूँ, मैं घूम फिर के जाके पिंटरेस्ट वालों के पास ही जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर को जाके चेंज कर लेता हूँ, तो फिर वापस ये तस्वीर मेरे पास से गायब हो जाएगी। तो एक्सटर्नल वेबसाइट्स का हमें नुकसान क्या हो सकता है तस्वीर लगाने का, कि वो तस्वीर हमारी अपनी मिल्कियत नहीं होती, हम किसी के पास से क्या कर रहे होते हैं भाई साहब, रेफरेंस कर रहे होते हैं। अब वो तस्वीर जब तक उनके प्लेटफॉर्म में मौजूद है तब तक तो हमारे पास से दिख रही है, जैसे ही उनके प्लेटफॉर्म से गायब हुई तो हमारे पास से भी वो गायब हो जाएगी। तो काफी दफा हम ऐसे मामला के लिए क्या करते हैं, पिक्चर्स को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। क्या तरीके का, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इस तस्वीर को आके स्टोर कर लेता हूँ अपने पास, मैं कहता हूँ भाई सेव इमेजेस, हम जाते हैं रिवील इन एक्सप्लोरर और हम एक अदर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम होगा एसेट्स। इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर आके मैं इस पिक्चर को आके स्टोर कर लूंगा 1 के नाम से। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर आके करूंगा इंटरनल लिंकिंग। याद है ना लिंकिंग हमने पढ़ी थी, जो भी किसी और की वेबसाइट से रिलेटेड होगी वो क्या होगी हमारे पास, एक्सटर्नल लिंकिंग। जो भी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होगी वो क्या होगी हमारे पास, इंटरनल लिंकिंग। जो यूआरएल हम लिखते हैं एसआरसी के अंदर, अगर किसी और की वेबसाइट का तो क्या कहलाएगा मेरे भाई, एब्सोल्यूट यूआरएल। अगर हमारी खुद की वेबसाइट का तो क्या कहलाएगा मेरे भाई, रिलेटिव यूआरएल। अब रिलेटिव यूआरएल तक मुझे पहुंचना है, मैं हूं कहां पे फिलहाल, index.html के पास। मुझे जाना है भाई साहब एसिड्स के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, डॉट स्लैश, जैसे डॉट स्लैश करूंगा, अच्छा फिलहाल ये देखो उर्दू हो गई है यहाँ पे, देख रहे हो आई आर उर्दू हो गई है। तो उर्दू कैसे, देखो ये डॉट बेचारा कैसे बना रहा है जी वो गरीब तरीके का। खैर मैंने इसको आके इंग्लिश में कन्वर्ट किया, अब मैं कहता हूँ उसको डॉट स्लैश। अब देखो मुझे बाकायदा क्या दिखा रहा है, ये एसेट्स। मैं एसेट्स के पास गया और एसेट्स के अंदर मैं गया 1.jpg। अब मैं अगर आके देखता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो बाकायदा वो गाड़ी की जगह मेरी वाली में जा गई है। और मजेदार बात क्या है, अब ये तस्वीर भले चाहे ये फाइवर वाले जाके उड़ा दें इस तस्वीर को, भले फाइवर से जाके मैं इस तस्वीर को जाके चेंज भी कर लूँ, तब भी मेरी अपनी जाती वेबसाइट पे कोई भी इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। क्योंकि अब ये बेसिकली जो पिक्चर आ रही है वो कहाँ से आ रही है भाई साहब, मेरे अपने जाती कंप्यूटर से आ रही है, मेरे जाती अपने कंप्यूटर के अंदर ये वाली तस्वीर क्या हुई है भाई साहब, स्टोर हुई हुई है। तो इमेजेस लगाने के भी हमारे पास क्या तरीके हैं भाई साहब, दो। अगर मुझे किसी और की वेबसाइट से लगानी है तो एक्सटर्नल लिंकिंग और साथ में उसका एब्सोल्यूट यूआरएल। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, इंटरनल लिंकिंग और साथ में हमारी अपनी वेबसाइट का रिलेटिव यूआरएल। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सप्लोर की थी। किसी भाई को यहाँ तक कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? जी दोस्त, एसआरसी इमेज के टैग के अंदर हमेशा हमें एसआरसी का एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, ये बताने के लिए कि भाई साहब इमेज के अंदर आखिर मेरा सोर्स होगा क्या, जो इमेज जो शो करवानी है वो कौन सी शो करवानी है। जाहिर बात है पता नहीं चलेगा बेचारे को। अगर हम एसआरसी अगर नहीं लगाएंगे तो इस गरीब आदमी को क्या पता चलेगा कि मुझे कौन सी तस्वीर लगानी है। इसको ये तो पता चल गया कि भाई साहब इमेज लगानी है, इमेज कौन सी लगानी है वो कैसे बताऊं, बताने का कोई ना कोई जरिया होना चाहिए। अब इमेजेस हम दो तरीके से इसको बता सकते हैं, या तो किसी और की वेबसाइट से कोई लिंक लगा दें, या तो अपनी ही कोई फाइल इसको पकड़ा दें। लेकिन कैसे, तो पकड़ाने का तरीकेकार क्या है मेरे पास, SRC सोर्स। SRC बेसिकली क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, सोर्स का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इमेज यूआरएल, यहाँ पे आप डालोगे क्या, इमेज यूआरएल, दिस एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी फॉर द इमेज एलिमेंट। क्या कह रहा है ये, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, लाजमी। मतलब भाई साहब ये वाला जो एट्रीब्यूट है ना SRC का, वो लाजमी 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 जरूरी है किसके लिए भाई साहब, IMG के टैग के लिए। इसके बगैर आपकी गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। SRC के अंदर आके वापस आता हूँ, डॉट स्लैश एसेट्स, एसेट्स के अंदर 1.jpg। एक छोटी सी, हाँ चलो बोलो, लैंग्वेज कैसे चूज की थी, शिफ्ट ऑल्टर। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हो तो ही शिफ्ट ऑल्टर काम करेगा, वरना नहीं। देखो मैंने शिफ्ट ऑल्टर किया, वापस देखो नीचे देखो उर्दू हो गया, अलिफ और रे यहाँ पे आ रहा है, ये रहा देखो लिखा हुआ उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड। फिर मैं वापस करूंगा शिफ्ट ऑल्टर, वापस देखो किसमें कन्वर्ट हो गया ये, इंग्लिश। खैर अब एक और हम एट्रीब्यूट पढ़ते हैं जिसका नाम है ALT यानी कि ऑल्टरनेटिव। ALT का मतलब क्या होता है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव। मैं यहाँ पे आके नोट भी कर लेता हूँ कि भाई एक होता है हमारे पास SRC, SRC का मतलब क्या होता है हमारे पास, सोर्स। ऐसे खराब कर रहा है ये तो ऐसे लिख लेता है, सोर्स। और दूसरा एक हमारे पास होता है, अबे भाई बार बार ये उर्दू हो रहा है, और दूसरा एक हमारे पास होता है ALT यानी कि ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव। अब सोचें आप कि मैं समझ लो पिक्चर उठाता हूँ सच में फाइवर की वेबसाइट से, और मैं यहाँ से आके इनको मैं एब्सोल्यूट यूआरएल लाके पकड़ा देता हूँ। अब इत्तेफाकन इत्तेफाकन
पीछे से मैं किसी दिन जाके फाइवर ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ यार प्रोफाइल पिक्चर मजेदार नहीं लग रही, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता हूँ। जब मैं प्रोफाइल पिक्चर अपनी चेंज करूंगा ना, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे जो यूआरएल ना, ये बेसिकली नया क्रिएट होगा। ये एक बेसिकली नया यूआरएल क्रिएट होगा। पुराना वाला यूआरएल वो लोग क्या करेंगे, कचरे के डब्बे में डाल देंगे। अब जब पुराना वाला यूआरएल कचरे के डब्बे में डालेंगे ना, तो समझ लो कुछ इस तरह की कैफियत होगी कि अब बाकायदा मेरे पास पिक्चर जो है मेरी शो नहीं होगी। मेरी पिक्चर देख लो बाकायदा शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है मैंने फाइवर की वेबसाइट पे जाके पीछे से जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर जाके चेंज कर ली, और ये भाई साहब दिखा क्या रहे थे, मेरी प्रोफाइल पिक्चर ही मुझको दिखा रहे थे, जो कि मैं चेंज कर चुका। जब मैं चेंज कर चुका तो अब जाहिर बात है वो बाकायदा वो तस्वीर मेरे पास शो नहीं होगी। और ये तस्वीर बेसिकली देखो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, फट रही है। ये देखो इन्होंने बाकायदा इन्होंने आइकन देखो किस तरह का देखो यूज किया, एक इमेज बनाई है इन्होंने, और इमेज को देखो यहाँ पे देखो हल्का सा देखो इन्होंने क्या किया, फाड़ दिया इसको, जैसे दो टुकड़े आती है इमेज, तो इन्होंने इस तरह का आइकन देखो शो किया है। अब यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, जैसे यूजर मेरी वेबसाइट पर आएगा उसको दिख रहा होगा भाई साहब यहाँ पर एक इमेज ब्रेक हुई है, लेकिन अब यूजर को पता कैसे चले कि भाई साहब यहाँ पे तस्वीर किस चीज की थी। या तो तस्वीर एक इंसान की थी, उस इंसान का नाम सुफियान था, या यहाँ पे तस्वीर किसी बाइक की थी, या यहाँ पे तस्वीर किसी की चूहे की थी, या यहाँ पे तस्वीर किसी गाड़ी की थी। भाई किस चीज की तस्वीर थी हम कैसे बताएं यूजर को? अब वो हमें कैसे बताना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव के अंदर आके बाकायदा मैं टेक्स्ट लिखूंगा कि भाई साहब आखिर मैंने यहाँ पे क्या चीज तुमको शो करवाई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे सुफियान के नाम की तस्वीर है। अब जैसे हम जाएंगे तो बाकायदा पिक्चर तो ब्रेक हो रही है, लेकिन ब्रेक पिक्चर के साथ साथ हमें वो नाम भी शो हो रहा है कि भाई साहब यहाँ पे तस्वीर आखिर थी किस चीज की। कल कला को मैं यहाँ पे अगर आगे कोई गाड़ी वाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई गाड़ी की तस्वीर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने यहाँ पर आके गाड़ी की पिक्चर लगाई, लेकिन गाड़ी की पिक्चर भाई साहब वो ऐसी थी कि भाई ब्रेक हो गई किसी वजह से, तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव के अंदर क्या आके लिख देंगे, कार, ताकि जब भी कोई बंदा आए हमारी वेबसाइट के ऊपर और आके देखता है, मैं इसका जरा तस्वीर को जरा बिगाड़ दूं ना, हाँ जी, अब देखें तस्वीर देखिए मेरी बाकायदा मेरी ब्रेक हो गई है, लेकिन ब्रेक के साथ साथ अब कोई बंदा ये वाली बात नहीं बोल सकता कि भाई साहब आखिर यहाँ पे तस्वीर किस चीज की थी, क्योंकि यहाँ पे हमने इतना बड़ा बड़ा उसको क्लियर हमने उसको समझाया है, ऑल्टरनेटिव के अंदर लिख के क्या लिखा है हमने, कार। तो बंदे को पता चल जाएगा कि हाँ यार बात सही है, तस्वीर फटी हुई है, लेकिन यहाँ पे थी कौन सी तस्वीर मौजूद, गाड़ी की एक तस्वीर हमारे पास मौजूद थी। क्लियर है हर एक को? तो हमारे पास अभी हमने दो चीजें पढ़ी आज के दिन के अंदर, एक थे हमारे पास एसआरसी यानी कि सोर्स, और दूसरा हमारे पास एएलटी यानी कि ऑल्टरनेटिव। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें बुक में क्या बताता है। एसआरसी हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया, फिर तीसरे नंबर की चीज बताता है टाइटल। ये कहता है कि यार चलो आपकी बात सही है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव का भाई ऑप्शन मौजूद है। वापस आते हैं, वापस मैं इसी वाली पिक्चर को आके यूज करता हूँ, कॉपी इमेज, मैंने यहाँ पर आके अपनी इमेज लगाई। अब वापस का नाम रखते हैं सुफियान, और कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने यहाँ पर आके इमेज का एड्रेस मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मजेदार सीन क्या है, अब यूजर मेरी वेबसाइट पर आया, अब यूजर को सुफियान वाला टेक्स्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि सुफियान वाला टेक्स्ट कहाँ पे था, ऑल्टरनेटिव के अंदर था। ऑल्टरनेटिव में कब दिखता है, जब मेरी कोई पिक्चर मेरी फट जाए, ब्रेक हो जाए। अब मेरा यूजर मेरी वेबसाइट पर आया, वो देख रहा है भाई साहब एक बंदे की तस्वीर है, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा कि भाई साहब आखिर ये बंदा है कौन। कुछ ना कुछ ऐसा भी तरीका होना चाहिए था कि भाई साहब ये तस्वीर खुद से बोलती कि मैं आखिर हूँ कौन। उस चीज को हम क्या कहते हैं, टाइटल। इस चीज को हम क्या कहते हैं, टाइटल। तो एक नया एट्रीब्यूट है हमारे पास, इसका नाम है टाइटल। ये भी एक तरीके से ऑल्टरनेटिव की तरह ही काम करेगा, यानी कि हमें टेक्स्ट लिखने में हमें हेल्प करेगा इमेज के अंदर, लेकिन ये टेक्स्ट कब शो होगा, ये हर वक्त शो नहीं होगा। जब भी कोई बंदा मेरी तस्वीर के ऊपर आके माउस लेकर आएगा ना, तो ये फिर एक अदर छोटा सा बॉक्स खोलेगा और उस बॉक्स के अंदर हमें बताएगा कि भाई साहब आखिर ये तस्वीर है किस बंदे की, या जो भी चीज़ मैं वहाँ पे लिखना चाहूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल के अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद सुफियान, कि भाई साहब ये तस्वीर जो है इसका टाइटल क्या है मेरे पास, मोहम्मद सुफियान। अब अगर मैं नॉर्मली तस्वीर बनाता हूँ, देखो मुझे कहीं भी मोहम्मद सुफियान लिखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके माउस लेकर आऊंगा और मैं थोड़ी देर के लिए माउस को छोड़ दूंगा, तो आपका बाकायदा आपको दिख रहा होगा, देखो एक डब्बा ओपन हुआ है, उस डब्बे के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद सुफियान। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, टाइटल का एट्रीब्यूट। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या काम है, जब भी आप कोई पिक्चर लगाओगे, उस पिक्चर में जब भी आप कोई आगे टाइटल दोगे, तो जो भी यूजर होगा वो अगर उस पिक्चर के ऊपर हवर करेगा, हवर का मतलब होता है बेसिकली उसके ऊपर माउस लेकर आएगा, तो फिर क्या होगा हमारे पास, उस बेसिकली टाइटल हमारे पास उसका मेंशन हो जाएगा। क्लियर है? किसी भाई का कोई सवाल? वापस से इमेज के टैग से, सोर्स से, ऑल्टरनेटिव से और टाइटल से किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है जी दोस्त। टैग नहीं है ये, टाइटल का टैग नहीं है, क्या है ये, एट्रीब्यूट।
अच्छा हमें देखो छोटी छोटी चीजों की ना अभी से क्लेरिफिकेशन करना हमारे लिए जरूरी है। हम अब्बू को अब्बू बोलते हैं, चाचू को चाचू बोलते हैं, अम्मी को अम्मी बोलते हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा अब्बू को अम्मी बोलेंगे, अम्मी को अब्बू बोलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही जो चीज टैग है उसको हमें टैग बोलना है, जो चीज एट्रीब्यूट है उसको हमें एट्रीब्यूट बोलना है। और जाहिर बात है हमारी शुरुआती क्लासेस हैं, हमें परेशानी होगी, हमें हर एक चीज याद रखने के अंदर परेशानी होगी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके हमें इसके अंदर पक्का होते जाना है। जी दोस्त, देखिए टाइटल का एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ इमेज के लिए पाबंद किया जाए जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग हर टॉपिक को वन बाय वन करके कवर अप कर रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि यार इमेज के अंदर हमारे पास देखो ये हमारे पास एट्रीब्यूट हमारे पास अवेलेबल है। अब टाइटल का एट्रीब्यूट कहीं और यूज होता है कि नहीं होता, ये अभी हमारा फिलहाल मेन टॉपिक नहीं है अभी हमारा, लेकिन मेन टॉपिक ये है कि इमेज के अंदर हमारे पास ये एट्रीब्यूट हमारे पास पॉसिबल है, जिसमें अभी तक हमने कौन से पढ़े, 3 पढ़े। कौन कौन से? सोर्स, एसआरसी यानी कि ऑल्टरनेटिव, एएलटी यानी कि, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, टाइटल। इसके अलावा किसी भाई को कोई सवाल? सब चिल पार्टी है, आगे बढ़े। बैठते हो स्टूल लो, फटाफट बैठते हो। अच्छा जी, आगे देखते हैं। करीब आ जाना दोस्त, यहाँ पूरी जगह खाली है। जी अच्छा, जगह है वहां पे रखने की, बस ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे को दो और प्यारे से एट्रीब्यूट्स को लेकर आए हमारे लिए, एक का नाम है हाइट और एक का नाम है विड्थ। वाओ, ये कहता है कि भाई आपने पिक्चर लगाई, अब पिक्चर भाई आपके मखसूस साइज की थी, आपको वो साइज बड़ा करना है, आपको वो साइज छोटा करना है, भाई मैं आखिर कैसे करूं? तो ये कहते हैं भाई हमारे पास दो और प्यारे से एट्रीब्यूट्स, नाम क्या है, विद और हाइट। हम आते हैं यहाँ पे, हम बोलते हैं मुझे तस्वीर मुझे थोड़ी सी भाई ज्यादा विद वाली चाहिए, ज्यादा चौड़ी तस्वीर चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई 500, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दो। तो अब देखिए बाकायदा तस्वीर देखें और ज्यादा बड़ी हो गई। मैं कहता हूँ नहीं है तस्वीर को छोटा करना है मुझे, मैं इसको कह सकता हूँ भाई साहब 100। तो देखो तस्वीर बाकायदा मेरे पास छोटी हो गई। तो विद के जरिए मैं किसी भी तस्वीर की विद जो है मैं बढ़ा सकता हूँ, या अपने हिसाब से बाकायदा कम भी कर सकता हूँ। सेम वैसे ही हाइट, मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे किसी तस्वीर की भाई मुझे हाइट बढ़ानी है, मैं कहता हूँ भाई साहब इसकी हाइट जो है वो आप 100 कर दो या 300 कर दो। तो बाकायदा देखो हाइट बाकायदा मेरे पास बढ़ रही है। तो विद और हाइट में लगा के किसी भी तस्वीर को अपने हिसाब से विद और हाइट बाकायदा में लाके दे सकता हूँ। अब देखिए मैंने इसकी विद देके 100 कर दी और हाइट मैंने इसकी 300 कर दी। अब बाकायदा तस्वीर क्या हो गई भाई साहब, पिचक गई। और मैं कहता हूँ कि नहीं भाई साहब मैं इसको हाइट को 100 करना चाह रहा हूँ और विद को 300 करना चाह रहा हूँ। तो अब बाकायदा देखो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी तस्वीर को उठा के स्ट्रेच कर दिया। तो मैं किसी भी पिक्चर की साइजिंग अपने हिसाब से कर सकता हूँ, कैसे? दो एट्रीब्यूट के जरिए। उन एट्रीब्यूट का नाम क्या है हमारे पास, हाइट और विड्थ। फिर वही वाली बात का सवाल आपका वाला आएगा कि सर ये हाइट और विड्थ क्या इसी के अंदर इस्तेमाल हो? जरूरी नहीं है, हो सकता है हाइट और विड्थ हमारे पास इनके अलावा किसी और टैग के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता हो। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि इमेज जो है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है जो मैंने पढ़े हैं, सोर्स, ऑल्टरनेटिव, टाइटल, विद और हाइट। क्लियर है हर एक को? जी दोस्त, टैग्स नहीं, टैग नहीं है, क्या है ये, एट्रीब्यूट है। नहीं स्टार्ट में लगाओ एंड में लगाओ इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है, किसी भी टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स देने हैं। एट्रीब्यूट क्या होती है, हमारी खुसूसियत बताना। भाई फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर मुझसे पूछता है कि भाई आपकी खुसूसियत क्या है, तो मैं उसको बता सकता हूँ भाई साहब मैं इंसान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कराची वाला हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं एनिमेटर हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बच्चा हूँ, सब बता सकता हूँ। अब मेरी मर्जी में मैं कोई सी भी चीज पहले बता दूँ, कोई सी भी चीज मैं बाद में बता दूँ, इसके अंदर कोई खास ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी आपको नहीं है। जी दोस्त, ये हाँ, अब देखो ये बेसिकली पिक्सल के अंदर होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं भी करें तो चलेगा। अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि हम इमेज और विद के साथ, अभी हमने इमेज के साथ हमने विद और हाइट हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन एचटीएमएल का काम खूबसूरती मेंटेन करना नहीं है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमने शुरुआत वाली पहली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं एक चीज कि खूबसूरती मेंटेन करना किसका काम है भाई, सीएसएस का। तो अभी हमने सीएसएस आती नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें एचटीएमएल के दोनों एट्रीब्यूट में इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, विद और हाइट। जैसे ही हम सीएसएस सीख जाएंगे ना, तो हम विद और हाइट को हम यहाँ से मेंटेन नहीं किया करेंगे, फिर हम कहाँ सीधा भागा करेंगे, हम सीधा भागा करेंगे सीएसएस के पास। लेकिन जारी बात है अभी हमने सीएसएस सीखी नहीं है, तो अभी अभी जारी बात है भाई हम हो सकता है पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए, हो सकता है हम भाई कोई फूड की ऐसी वेबसाइट बना लें एचटीएमएल की बेसिस पे। तो अब अगर हम वहाँ पे इमेज लगाएंगे और अगर हमें इमेज का साइज वगैरह हमें मेंटेन करना है, तो फिर हमारे पास मजबूरी है कि हमें एचटीएमएल के ही एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो एट्रीब्यूट्स वहाँ पे कौन से होंगे, विद और हाइट। लेकिन जब हम सीएसएस सीख जाएंगे तो फिर हम एचटीएमएल के ये वाले एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधा कहाँ भागा करेंगे, सीएसएस के पास भागा करेंगे। जी दोस्त, नहीं ये देखो भाई ने एक बात कही, अगर टाइटल लगा रहे तो सर ऑल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है। टाइटल कब काम करता है, जब तस्वीर हो, तस्वीर के ऊपर माउस लेके जाओ तो हमें दिखे। ऑल्टरनेटिव कहता है कि भाई साहब तस्वीर जब ब्रेक होगी तो मैं खुद ब खुद उस टेक्स्ट को लिखा हुआ दिखाऊंगा, चाहे आप माउस ऊपर लेकर जाओ या ना लेकर जाओ।
तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। ऑल्टरनेटिव क्या बोलता है, पिक्चर ब्रेक होगी, मैं पिक्चर ब्रेक पिक्चर के बराबर के अंदर ही आपका टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा दूंगा, भाई साहब यहाँ पे ये वाली तस्वीर थी। फॉर एग्जांपल समझ सोचो आप लोग कोई न्यूज की वेबसाइट के अंदर हो, उस न्यूज की वेबसाइट के अंदर भाई कोई इन्फॉर्मेशन समझ लो क्रिकेट के हवाले से, अब वो बंदा जो ना वहाँ भाई बंदे ने तस्वीर लगाई हुई है कि भाई एक प्लेयर है भाई वो आउट हो गया, अब वो तस्वीर अचानक ब्रेक कर गई, तो अब क्या करें, अब ब्रेक की जगह हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना है ना यार, तो हम वहाँ पे दिखाएंगे कि भाई अ पिक्चर ऑफ अ बैट्समैन गेटिंग बोल्ड आउट, ताकि यूजर फौरन देखते ही समझ जाए कि अच्छा यार यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई थी, किसी वजह से हो सकता है ब्रेक हो गई हो भाई, हो सकता है भाई मेरे इंटरनेट का मसला हो सकता है अगले बंदे के डेटाबेस का मसला हो, कोई भी इशू हो सकता है, भाई तस्वीर थी ब्रेक कर गई है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर थी किस चीज की, एक प्लेयर था जो कि भाई क्या हो गया, बोल्ड आउट हो गया, जिस हवाले से न्यूज है हमारे पास, तो यूजर को फौरन क्लेरिफाई हो जाएगा। टाइटल का क्या सीन है कि टाइटल ब्रेक होने की वजह से नहीं दिखता, टाइटल हर वक्त दिखता है, लेकिन हर वक्त से क्या मतलब हो रहा है, जब आप माउस उसके ऊपर लेकर आओगे तो ही दिखेगा, माउस लेकर नहीं आओगे तो दिखेगा भी नहीं। क्लियर है, क्लियर है हर एक को, आगे बढ़ते हैं जी दोस्त। बी सेंटर में, बी सेंटर में आपको इस पूरी विंडो के सेंटर में तस्वीर को लेकर आना है। खूबसूरती किसका काम है, सीएसएस का, मजबूर है तो सभी आप, जुगाड़ है हमारे पास टेक्स्ट लाइन सेंटर ये वो चोंचले, लेकिन वो हमारे पास भी सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल। सेंटर भी है जी, पानी वानी पीने चले जाया करो, वॉशरूम चले जाया करो, पूछा नहीं करो जी दोस्त। हाँ हाँ कुछ भी ऑल्टरनेटिव में आपको पाबंद नहीं करता, ये आपको क्या डालना है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल दो एएलटी के अंदर, आप अगले बंदे को अल्लाह हाफिज लिख के भेज दो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब कुछ भी आपकी मर्जी है ना, वो आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है, वो आपको सिर्फ बता रहा है कि जानी देखो मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर पिक्चर कभी गलगला को ब्रेक होती है तो हमने देखो, काफी दफा हम किसी न किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप किसी वजह से बंद होती है, भाई कोई बंदा है वो किसी की शादी अटेंड करने के लिए शहर से बाहर चला गया है, या किसी के घर में भाई फौतगी हो गई है, तो क्या करते हैं वो तस्वीर दुकान बंद होने के चक्कर में क्या करता है भाई साहब, बाहर वही पर्चा लगा देता है कि भाई ये दुकान 3 दिन तक बंद रहेगी, तो क्या वो चीज जरूरी है, भाई वो तो आपको एक एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन दिया गया है। अब उसमें आप बोलोगे यार तुम टेक्स्ट को जो है ना काले से लिख लो, तुम टेक्स्ट को सफेद से लिख लो, तुम एक लंबा चौड़ा फर्रा लिखो कि भाई बंदे का इंतकाल हुआ तो कैसे इंतकाल हुआ, क्या क्या मजबूरियां हुई, कौन से हॉस्पिटल में गया था, आपकी मर्जी, भाई जो डिटेल लिखनी है आपको लिख सकते हो, इन्होंने बस आपको एक ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन ना देते तो फिर हम परेशान होते कि अबे यार देखो तस्वीर ब्रेक हो रही है, मैं बता ही नहीं पा रहा यूजर को कि तस्वीर ब्रेक हो गई, तो इन्होंने बाकायदा आपको एक ऑप्शन दे दिया, किसकी सूरत के अंदर, ऑल्टरनेटिव की सूरत में। क्लियर है हर एक को, आगे बढ़ते हैं। अब देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द साइज ऑफ इमेजेस इज इंक्रीजिंगली बी स्पेसिफाइड यूजिंग सीएसएस रादर देन एचटीएमएल, वही बात देखो यहाँ पे देखो क्लेरिफाई की है कि विड्थ और हाइट हमने आपको दे तो दिया एचटीएमएल के अंदर, लेकिन क्या ये बेस्ट सोल्यूशन है अपनी तस्वीरों को वाइड विड्थ और हाइट को मेंटेन करने का, नहीं, सबसे बेस्ट सोल्यूशन हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीएसएस, हम सीएसएस की तरफ जाएंगे लेकिन जब हमें वो आ जाएगी, अभी फिलहाल हमें नहीं आती तो हमारी मजबूरी क्या है, एचटीएमएल। अभी एक और बड़ी मजेदार चीज लेकर आए, ये कह रहे हैं आप तस्वीर लगाने के लिए आपके पास मल्टीपल प्लेसेस हो सकती हैं, भाई हो सकता है मेरा कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ हो, उस पैराग्राफ के मुझे बीच में कहीं पिक्चर को यूज करना है, हो सकता है उसी पैराग्राफ के मुझे आखिर में कहीं पिक्चर को यूज करना है, हो सकता है उसी पैराग्राफ के मुझे शुरुआत के अंदर पिक्चर को यूज करना है, तो फिर आखिर हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, आओ जरा हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार एक पैराग्राफ है मेरे बारे में, हाय माय नेम इज मोहम्मद सुफियान, आई हैड 10+ years of experience in animation and design, and now have been working as a software engineer since past 4 years। अब भाई मैंने अपने बारे में कुछ डिटेल्स लिखी, मैं अगर जाके देखता हूँ तो भाई साहब एक प्यारा सा मेरे पास पैराग्राफ यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो मेरी डिटेल्स लेके बैठा हुआ है, एक काम करता हूँ जरा साइड बाय साइड चलते, ज़्यादा मजा आएगा ऐसे। अब अगर मैं इसी पैराग्राफ को एक और दफा लिखता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 2 पैराग्राफ हो गए, एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ। अच्छा पैराग्राफ हो या हेडिंग का टैग हो, इन टैग्स के अंदर एक खूबसूरती होती है कि ये कभी भी सेम लाइन से शुरू नहीं होते, ये हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं, नेक्स्ट लाइन से बाकायदा शुरू होता है। जैसे कि आप एक चीज नोट कर सकते हो, यहाँ पे देखो 4 years देखो खत्म हो गया, हो सकता है ये भी था कि भाई 4 years के बाद हाय माय नेम वापस से यहाँ से शुरू हो जाता लिखना, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ, हाय माय नेम हमेशा नेक्स्ट लाइन से ही शुरू हुआ।
एक चीज तो ये। अब इसी पैराग्राफ की जगह मैं अगर यहाँ पे अगर आके कोई इमेज का टैग लगाता हूँ तो वो भी मेरे पास हमेशा नेक्स्ट लाइन से ही शुरू होगा। वो भी कहाँ से शुरू होगा? मेरे पास नेक्स्ट लाइन से ही शुरू होगा। मैं इमेज के टैग के अंदर आया, वापस आया मैं यहाँ पे, मैंने आके भाई अपनी एक तस्वीर कॉपी की, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दी। वापस यहाँ पर आया तो देखो नेक्स्ट लाइन से ही बाकायदा शुरू हुआ। मैं इस पिक्चर को कर देता हूँ छोटा, मैं कर देता हूँ इसको विद, मैं कहता हूँ यार 50 की 20 की विद कर दो या 30 की कर दो। हाँ, मैंने पिक्चर को देखो अच्छा खासा देखो भाई छोटा कर लिया। मैं बल्कि थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस बनाता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे। हाँ अब सही है। और मैं इसको कर देता हूँ 50। अच्छा अब आप एक चीज़ नोट करो कि इमेज भी क्या हो रही है भाई साहब, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रही है, सेम लाइन से शुरू नहीं हो रही। आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा क्यों? क्योंकि हमने एक चीज नोट की थी, यही वाली चीज हमने कहाँ नोट की थी? हमने पैराग्राफ वाले मामले के अंदर भी हमने नोट की थी कि जब भी कोई नया पैराग्राफ आ रहा था वो सेम लाइन से शुरू नहीं हो रहा था, बल्कि वो कहाँ से शुरू होता था भाई साहब? नीचे से आगे वो शुरू हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार कोई ऐसी सेटिंग हो जाए कि ये 4 इयर्स के बाद ना मुझे फौरन बच्चा चाहिए, तो क्या कोई इसका तरीका मेरे पास मौजूद है? तो अब ये हमें तरीका समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार आपने पैराग्राफ के बाहर आपने जाके इमेज का टैग बनाया। आप एक और चीज कर सकते थे कि आप पैराग्राफ के अंदर रहते हुए ही आप इमेज का टैग आप बना लेते। आप जब भी आप पैराग्राफ से आप बाहर जाओगे तो वो नए वाली जो भी चीज होगी उसको क्या करेगा? वो लाइन ब्रेक करेगा और नई लाइन से बाकायदा वो जाके शुरू करेगा। अगर आपको सेम लाइन के अंदर ही कोई चीज चाहिए तो फिर आपको पैराग्राफ से आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी, आप इमेज के टैग को पैराग्राफ के आप अंदर ही जाके आप इस्तेमाल कर लेते। इसी तरीके से मुझे अगर ये इमेज का टैग मुझे अगर शुरुआत में चाहिए, मुझे अगर ये इमेज का टैग मुझे अगर शुरुआत में चाहिए तो दो ऑप्शन है। नंबर एक ऑप्शन तो ये कि पैराग्राफ से बाहर रहते हुए मैं इस इमेज के टैग को बाकायदा बाहर आके लगा लूं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसी पैराग्राफ के अंदर रहते हुए इस इमेज के टैग को बाकायदा मैं आके लगा लूं। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये तस्वीर के साथ साथ देखो हाय देखो लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है। तो हमारे पास इमेज के टैग से इन्होंने हमें बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट समझाया कि इमेज का जो टैग है ना वो जबरदस्ती किसी और लाइन से शुरू हो ये जरूरी नहीं है। उसकी खुद की क्या सोच है इमेज के टैग की कि अगर आप उसको लाइन ब्रेक करके नई लाइन से इस्तेमाल करना चाहो तो भी इस्तेमाल हो सकता है, उसको आप किसी और की लाइन के साथ अगर आप साथ लेके चलाना चाहो तो वो साथ भी लेके वो चल सकता है। जैसे कि अगर मैं वापस कहता हूँ यहाँ पर आके, मैं कहता हूँ यार मुझे इस बार इमेज का टैग है ना, मुझे इस बार इमेज का टैग मोहम्मद सुफियान के बाद से मुझे शो करना है, मुझे मोहम्मद सुफियान के बाद से शो करना है, तो मैं यहाँ पर आके भी देखो इमेज का टैग लगा सकता हूँ। अब इमेज का टैग देखो बेचारा क्या हुआ, टेक्स्ट के देखो बीच में आके देखो बैठ गया मोहम्मद सुफियान और आई हैड 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों के बीच में आके भाई साहब आके बैठ गए हैं, क्योंकि इमेज का टैग कभी भी इस चीज में लड़ाई झगड़ा नहीं करता कि भाई साहब मुझे नेक्स्ट लाइन से आगे शुरू होना है। पैराग्राफ का टैग इस चीज में लड़ाई करता है। पैराग्राफ का टैग क्या कहता है कि जब भी कोई एक पैराग्राफ का टैग एंड होगा, जब भी कोई नया पैराग्राफ का टैग आएगा तो वो बोलेगा भाई साहब मैं सेम लाइन से शुरू नहीं होऊंगा, मुझे लाइन ब्रेक करनी है, मुझे नई लाइन से आगे शुरू होना है। इस चीज को भी हम एक खास नाम से पुकारते हैं, इनलाइन टैग्स होते हैं कुछ और वगैरह वगैरह, अभी हमने आगे हमने एक्सप्लोर करना है। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे बड़ा मजेदार ये है कि इमेज का टैग क्या है भाई साहब, बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, वो हर एक के साथ एडजस्ट होने को बिल्कुल तैयार बैठा रहता है। वो ये नहीं फोर्स करता कि भाई साहब मैं हर बार नई लाइन के अंदर मैं शुरू करूंगा खुद को, उसको आप जहां भी रखोगे वो वहां पे रहने को तैयार है। इसी बात को इन्होंने यहाँ पे आके एक्सप्लेन किया इसी लाइन के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर, कि भाई हम चाहे तो हम किसी तस्वीर को बिफोर अ पैराग्राफ भी लगा सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही पैराग्राफ के बाहर भी लगा सकते हैं, ये देखो पैराग्राफ के देखो बाहर है। हम चाहे तो किसी पैराग्राफ के अंदर भी इमेज को लगा सकते हैं, हम चाहे तो किसी पैराग्राफ के बीच में भी आके इमेज को आके लगा सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल बाहर लगाऊंगा तो जाहिर बात है वो तस्वीर बिल्कुल सेपरेट होगी मेरे टेक्स्ट से। अगर मैं चाहूं तो मैं उस तस्वीर को पैराग्राफ के अंदर भी लगा सकता हूं, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा मेरे पास, और मैं चाहूं तो उस तस्वीर को पैराग्राफ के बीच में भी लगा सकता हूं, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा मेरे पास। क्लियर है हर एक को ये? यानी कि इमेज को मैं कहीं भी जाके मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। इन शॉर्ट ये समझाना चाह रहे हैं ये लोग। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप चाहो तो आप तस्वीरों को देखो आप अलाइन भी कर सकते हो, आप तस्वीरों को चाहो तो अलाइन भी आप कर सकते हो, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ओल्ड कोड। ये क्या है भाई साहब? पुराना कोड। मैं तस्वीर को चाहूँ तो अलाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये अब चीज रिकमेंडेड नहीं है। क्यों रिकमेंडेड नहीं है? क्योंकि भाई साहब अब ये सारी चीजें देखो किससे हैंडल होती है हमारे पास, CSS से हैंडल होती है। तो हम भी इस फजूल के टॉपिक को पढ़ के यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझेंगे। आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग खुद से अपने लिए पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल इसको इग्नोर कराऊंगा।
आगे चलते हैं। अलाइनिंग वर्टिकली, ये भी ओल्ड कोड है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर पढ़ना चाहो तो आप लोग लाजमी पढ़ सकते हो। मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे क्लास के अंदर, तो मैं इसमें से इसको गो थ्रू नहीं कर रहा। फिर ये आते हैं बड़े मजेदार टॉपिक पे लेके, कि कोई भी इमेज क्रिएट करने के भाई साहब 3 कह रहे हैं कि बेहतरीन किस्म के रूल्स हैं। देखिए आप यहाँ पे 3 रूल्स ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस। हम कहते हैं अच्छा भाई कौन कौन से भाई रूल्स हैं। ये कहते हैं भाई सबसे पहला रूल ये है कि भाई आपको जो भी तस्वीर आपको सेव करनी है ना, बिल्कुल राइट फॉर्मेट के अंदर आपके पास स्टोर हो। उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। जैसे कि हमने एक चीज नोट की थी कि जब हमने HTML की फाइल जिंदगी में पहली दफा हमने क्रिएट की थी, तो हम उसका एक एक्सटेंशन नाम लिखते थे .html। मैं अगर HTML की जगह लिख देता हूँ HTMP, तो क्या काम करेगा? नहीं, वो फंस जाएगा, बोलेगा भाई साहब ये क्या कर रहे हो यार। तो क्यों क्यों क्योंकि ये सबके सब क्या है, हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। तो वैसे ही कह रहा है कि भाई साहब तस्वीर भी स्टोर करने का कुछ खास फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। और जरा पहले हम उन फॉर्मेट्स के बारे में आके देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक मशहूर तरीन फॉर्मेट है JPEG, डॉट JPG, फिर इसी तरीके से डॉट PNG, इसी तरीके डॉट GIF वगैरह वगैरह। अभी JPG और JPEG ना ये इमेजेस के लिए बड़े मशहूर है, लेकिन इनके अंदर एक खास बात है कि इनमें कभी भी आपको बगैर बैकग्राउंड के पिक्चर नहीं मिलेगी। हमेशा आपको जो ही पिक्चर मिलेगी ना वो बैकग्राउंड के साथ ही मिलेगी। कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जैसे कि डॉट PNG, ये आपको कहते हैं कि भाई साहब हम आपको जो पिक्चर देंगे ना, ये हम आपको बगैर बैकग्राउंड के भी पिक्चर देने को हम आपको तैयार है। अच्छा बगैर बैकग्राउंड से क्या मकसद है, आओ जरा हम पहले इस लफ्ज को जरा हम एक्सप्लोर करते हैं कि भाई व्हाट डज विदाउट बैकग्राउंड इमेज मीन्स। हम जरा पहले इस चीज को आके समझते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस में अगर आप ये थंबनेल्स अगर आप देख रहे हैं, अब इन थंबनेल में देखो जो भी मेरी तस्वीर है, उस तस्वीर के पीछे बैकग्राउंड देखो कुछ और है। हालांकि तस्वीर ये खींची गई होगी किसी और एनवायरनमेंट के अंदर, हो सकता है किसी ऑफिस के अंदर खींची गई हो सकता है किसी न किसी इवेंट के अंदर खींची गई हो, लेकिन हमने भाई इस बंदे को पूरा काट के हमने अलग कर लिया। हमने इसके पीछे जो बैकग्राउंड जो भी था, हमने उसको क्या कर दिया भाई साहब, रिमूव कर दिया। इसी की मैं आपको देखो छोटी सी मिसाल दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये पिक्चर है हमारे पास, अब ये भाई साहब किसी शादी की पिक्चर है जिसमें मैं बैठा हुआ कुर्सी के ऊपर, सही है। अब मैं चाहता हूँ यार इसका जो भी बैकग्राउंड है ना भाई साहब वो रिमूव हो जाए। तो हमारे पास कुछ बेहतरीन किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं। मैं कहता हूँ कॉपी इमेज, रिमूव बीजी, ये एक बेहतरीन किस्म का टूल है। ये करता है रिमूव बीजी, यानी कि बैकग्राउंड को रिमूव करता है। हम यहाँ पर आए और मैंने आके यहाँ पर आके इस तस्वीर को मैंने आके रख दिया। अब आप नोट करेंगे कि बाकायदा इसका देखो पूरा बैकग्राउंड देखो क्या हो गया भाई साहब, गायब। अब अगर मैं इस तस्वीर को देखो स्टोर करूंगा ना अपने पास, मैं जैसे इसको देखो डाउनलोड करूंगा, प्रीव्यू करके मैं इसको स्टोर किया मैंने। अब आप इसका फॉर्मेट देखें, क्या फॉर्मेट है दिया मुझे, डॉट PNG। क्योंकि डॉट PNG का फॉर्मेट का फायदा क्या है कि ये आपको ट्रांसपेरेंट, ये आपको ट्रांसपेरेंट, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट, ये आपको ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स देने के ये काबिल है। ट्रांसपेरेंट से क्या मतलब मुराद होता है, जिसके हम आर पार देख सकें। जैसे कि भाई शीशा, ये शीशा लगा हुआ ना यहाँ पे, हम इसके देखो आर पार हम देख पा रहे हैं। तो ये चीज हमें क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे पास एक है ट्रांसपेरेंट ग्लास। मेरे चश्मे के ग्लासेस वो क्या कहलाएंगे भाई साहब आपके पास, ट्रांसपेरेंट, हम उसके आर पार हम देख पाते हैं। तो जो भी चीज ट्रांसपेरेंट होगी हम उसके आर पार देख पाएंगे। तो PNG फॉर्मेट के पास ये ताकत है कि वो आपको ट्रांसपेरेंट चीजें वो आपको दे सकता है। सेम इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट की जगह एक और बड़ा ही मशहूर लफ्ज है, इसको हम कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं हम, अल्फा। ये अल्फा से मुराद भी यही होती है कि यार जो भी चीज ट्रांसपेरेंट होगी ना वो बेसिकली हम उसको अल्फा के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो PNG फॉर्मेट के पास ये ताकत है कि वो कोई भी पिक्चर आपको क्या कर सकता है भाई साहब, आपको अल्फा फॉर्मेट के अंदर दे सकता है, आपको ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट के अंदर आपको दे सकता है, जिसमें बाकायदा आपका बैकग्राउंड आपके पास अवेलेबल ना हो। बैकग्राउंड आपको काटना पड़ेगा, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर बात है उसके लिए आपको किसी डिजाइनर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इस तरह किसी न किसी आपको टूल्स की आपको हेल्प लेनी पड़ी है, लेकिन उस तस्वीर को ट्रांसपेरेंटली स्टोर करने के लिए, अल्फा वाइज स्टोर करने के लिए, बगैर बैकग्राउंड स्टोर करने के लिए जो फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास, डॉट PNG। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मेट होता है डॉट जिफ, डॉट जिफ। ये बेसिकली किस काम आता है, ये हमारे काम आता है मूविंग इमेजेस के लिए। ऐसी इमेजेस जो कि हिलती हिलती इमेजेस नहीं होती, हम अक्सर मीम्स के अंदर देखते हैं, छोटी छोटी मीम्स वाली इमेजेस होती है, वो हिल रही होती हैं, कुछ भी एक्सप्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि यार आप मुझे कार जिफ दे दें, कार की आप मुझे जिफ दे दें। अब देखें आप बाकायदा, देखिए ये मूव करेंगी थोड़ी देर में, इंटरनेट स्लो है मेरे ख्याल से शायद।
इतना स्लो है, अभी तो मूव कर जानी चाहिए थी यार। ये देखो, देख रहे हो, एक ऐसी इमेज जो कि बगैर देखो क्या कर रही है, मूव कर रही है। वीडियो नहीं है ये। वीडियो का फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास? वीडियो का फॉर्मेट होता है हमारे पास डॉट MP4। ऑडियो का फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है? डॉट MP3। तो ये क्या है भाई साहब? ये मैं देखो जिफ है, मैं इसको स्टोर भी करूंगा ना अपने पास, सेव एज, सेव इमेज एज। ये देखो, पढ़ो इसको, क्या देखो लिखा हुआ है, डॉट जिफ। किसमें स्टोर कर रहा है भाई साहब? ये जिफ फॉर्मेट के अंदर। तो जिफ जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है हमारे पास भाई साहब? मूविंग इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो कि बाकायदा हिलती जुलती इमेजेस हो आपके पास। MP4 वीडियो के लिए, MP3 ऑडियो के लिए, और JPEG JPEG किसके लिए भाई साहब? नॉर्मल इमेजेस के लिए जिनमें बैकग्राउंड वगैरह ट्रांसपेरेंट या अल्फा ना हो, जिन्हें बैकग्राउंड अल्फा या ट्रांसपेरेंट आपके पास ना हो। क्लियर है? समझ में आ गया फॉर्मेट्स का सीन? अच्छा, फॉर्मेट्स में नॉर्मली हमारा बीइंग अ डेवलपर हमारा काम नहीं होता, मतलब हमारा क्या वास्ता भाई इन सारे फॉर्मेट से, लेकिन हमारे पास इनकी इन्फॉर्मेशन होना अच्छी बात है। तो ये वापस आते हैं इनके पॉइंट पे जहाँ से हमारी सारी पूरी स्टोरी शुरू हुई थी। इन्होंने हमें कहा कि भाई साहब आपकी जो पिक्चर है ना वो करेक्ट फॉर्मेट के अंदर आपकी होनी चाहिए। क्या मतलब? कि भाई सोचें, मुझे इस तरह की कोई पिक्चर अपने पास लगानी है अपनी, तो जाहिर बात है उसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ होना जरूरी है। और बैकग्राउंड रिमूव अगर हुआ है तो उसका कौन से फॉर्मेट के अंदर होना जरूरी है? डॉट PNG। तो हमें सेव इन द राइट फॉर्मेट, कि भाई साहब हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए भाई साहब? बिल्कुल बेहतरीन किस्म का होना चाहिए। फिर आता है दूसरा पॉइंट, सेव इमेजेस इन द राइट साइज। आपका जो साइज है इमेज का वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो पिक्चर यूज की है वो हमने यूज की है भाई साहब, विद हमने सी रखी 100 या 50। तो भाई साहब मेरे को इसका राइट साइज ही मेरे लिए 50 या 100 ही रहेगा। सोचो अगर ये तस्वीर अगर 2500 या 3000 पिक्सल्स की होगी तो वो क्या बनेगी? जितनी बड़ी तस्वीर होगी उतनी ज्यादा हैवी बनेगी। जितनी तस्वीर हैवी बनेगी और मुझे अगर इस्तेमाल करना उसको इतना छोटा सा, तो भाई साहब इतनी बड़ी तस्वीर का फायदा क्या हुआ? फिर तो यूजलेस हुआ। भाई आपको खाने में खानी थी 1 रोटी, आप जाके मार्केट से लेकर आ रहे हो 50 रोटी, तो भाई नुकसान है ना उसका आपको। एक तो भाई हैवी होगी वो उठाने के अंदर, पैसे भी ज्यादा लगेंगे उसके, तो भाई साहब हर हवाले से हमारे पास क्या है? उसका नुकसान है। तो जो चीज आपको जितनी इस्तेमाल करनी है आपके पास वो उतने ही साइज की आपके पास होनी चाहिए। ये काम आपका है नहीं, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन इसकी होना जरूरी है, क्योंकि आपको ये देगा कौन? आपको ये देगा डिजाइनर लाके। अब सोचो डिजाइनर कोई आपको पिक्चर लाके देता है 1 GB की, 1 GB की, आप बोलोगे पागल पागल हो गया भाई, इतनी हैवी तूने मुझे तस्वीर क्यों दे दी? मुझे इसको वेबसाइट में लगाना है। मैं 1 GB की पिक्चर अगर मैं वेबसाइट के ऊपर लगा दूंगा, मेरी वेबसाइट तो भाई साहब हैंग होना शुरू हो जाएगी। और तुम्हारी कोई एक तस्वीर थोड़ी होगी, तुम तो इस तरह की मेरे को 50 तस्वीरें लाके दोगे। तो भाई साहब आप इसको प्लीज छोटे साइज के अंदर आप मुझे इसको लाके दो, जितने साइज की मुझे नीड है आप मुझे उसको उतने ही साइज के अंदर आप मुझे लाके दो, ताकि आप डिजाइनर को आप जाके बता सको ये वाली बात कि भाई साहब मेरी वेबसाइट इससे हैंग कर सकती है। फिर आता है दूसरा पॉइंट के पास, यूज द करेक्ट रेजोल्यूशन। आपकी रेजोल्यूशन भाई साहब बहुत ज्यादा करेक्ट होनी चाहिए कि आपकी तस्वीर कहीं ब्लरी ना हो, आपकी तस्वीर कहीं फटे नहीं। आपने एक चीज अगर नोट की हो थोड़ी देर पहले ही, अगर मैं इस इमेज को देखो बाहर लेकर आता हूँ, मैं बाहर लेकर आया और मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे इसको एक मखसूस विद देनी है, मैं कहता हूँ कि यार इसकी मखसूस विद होगी और मैं इसकी विद कर देता हूँ 1500। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब आप देखें बाकायदा ये मेरा जो चेहरा है देखें बाकायदा फट रहा है, क्योंकि सारी बात है इसकी रेजोल्यूशन से क्या करा भाई हमने, बहुत ज्यादा हमने बड़े हमने बाकायदा रेजोल्यूशन हमने इस्तेमाल कर ली। तो हमें इस हर एक चीज का बाकायदा हमारे लिए ख्याल रखना हमारे लिए बेइंतहा जरूरी होता है। इसीलिए बार बार आपको 3 चीजों के ऊपर समझा रहा है कि भाई 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या है हमारे पास? कि इसका फॉर्मेट बिल्कुल ही हमारे पास करेक्ट हो, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि हमारे पास का साइज बिल्कुल ही करेक्ट हो। नंबर तीसरी बात कि भाई साहब हमारे पास की रेजोल्यूशन बिल्कुल भी करेक्ट हो। जी दोस्त। नहीं, नॉर्मल तो कुछ भी हो सकता है भाई। अगर आप फेसबुक की बात कर लो तो अगर आप देखो तो आपके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है छोटी सी, जिस पे आप क्लिक करो तो सेटिंग्स वेटिंग के सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, वो देखो बिल्कुल इतनी छोटी तस्वीर होती है। लेकिन अगर आप कोई पोस्ट वगैरह करते हो तो वो देखा करो बड़ी तस्वीर होती है। तो साइजेस तो भाई साहब आपके आपकी यूआई के हिसाब से होंगे, आपके यूजर के इंटरफेस के हिसाब से होंगे। हर जगह पे आप अलग अलग साइज को बाकायदा आप यूटिलाइज आप कर रहे होंगे। इसको मतलब फिक्स साइज आपका नहीं हो सकता कि मैं आपको ये बोलूँ कि यार ये वाले साइज की चीज़ है बिल्कुल बेहतरीन है, ऐसा नहीं है। फिर ये बता रहे हैं कि भाई साहब ज़्यादा तस्वीरें वगैरह एडिट करने के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? फोटोशॉप। और डेफिनेटली मतलब बात है फोटोशॉप का टूल हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम ठहरे डेवलपर्स, हमारा काम डिजाइनिंग नहीं है। आपको आता हो इजाफी अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये वही बता रहे हैं जेपेग आपके पास एक फॉर्मेट होता है। फिर ये आपको वही बता रहे हैं आगे जाके बताएगा PNG CNG के बारे में भी। जिफ जिफ भी आपके पास एक फॉर्मेट होता है मूविंग इमेजेस के लिए।
फिर आपके पास पीएनजी वगैरह के बारे में शायद से नहीं बताया मेरे ख्याल से। और कोई इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो भाई बता रहा है कि ब्लर ही आपके पास पिक्चर ना हो, पिक्चर आपकी कहीं ब्लर ना कर रही हो, ये आप देख लें लाजमी। एनिमेटेड जिप्स, मूविंग एनिमेट का मतलब होता है चीज भी चीज को मूव करना, तो मूव करने वाली जिप हो गई आपके पास ये। ट्रांसपेरेंसी के बारे में बता रहा है आपको, ये हमने ऑलरेडी देख लिया ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी हमारे पास क्या होती है, जो भी चीज हमारे पास आर पार हमें दिखे। तो सही है। अब हमारे पास एक और नया टॉपिक लेकर आया है, फिगर। क्या कहता है भाई फिगर के बारे में? ये कह रहा है इमेजेस ऑफन कम विद कैप्शंस। मतलब काफी दफा आप देखते होंगे कि यार कोई न्यूज की वेबसाइट होती है या कोई भी क्रिकेट वगैरह की वेबसाइट हुई, कुछ भी वेबसाइट हुई, तो कभी कभार इमेजेस के साथ ना उनके नीचे उनके प्यारे से उनके कैप्शन आ रहे होते लिखे हुए। तो मतलब कैप्शन कैसे लिखे आ रहे होते हैं, उसके लिए हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है फिगर। इमेजेस ऑफन कम विद कैप्शंस। HTML5 ने भाई इंट्रोड्यूस करवाया एक नया एलिमेंट जिसका नाम क्या था, फिगर, to contain images and their caption so that the two are associated. You can have more than one image inside the figure element as long blah blah blah. इसका कैप्शन हमें कैसे लिखना है, फिग कैप्शन के अंदर। द फिग कैप्शन एलिमेंट हैज बीन एडेड टू HTML5 इन ऑर्डर टू अलाउ वेब पेज ब्ला ब्ला। खैर इससे हम क्या करेंगे भाई साहब, हम अपना कैप्शन लिखेंगे। तो हम इस तरह फिगर के अंदर आके, फिगर के अंदर आके मैं चाहूँ तो अपनी इमेज दे दूं, और इमेज के बाद मैं अपना आके कैप्शन में आके लिख दूं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर आके एक फिगर लेता हूँ, फिगर का टैग, और इस फिगर के टैग के अंदर मैंने आके इमेज को लाके मैंने बंद कर दिया। और मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ इसको कि भाई साहब एक आप इस्तेमाल करो BR का टैग लाइन ब्रेक करने के लिए, और आप एक लिखो फिग कैप्शन, कि भाई कैप्शन होगा इसके अंदर। और मैं यहाँ पर आके ये हल्का सा कैप्शन यूज कर लेता हूँ, हाय माय नेम इज मोहम्मद सुफियान। अब मैं जाता हूँ तो बाकायदा देखो, जहां से देखो पिक्चर देखो शुरू हो रही है ना, आप नोट करें, वहीं से बाकायदा देखें कैप्शन भी देखें बाकायदा शुरू हो रहा है। तो बस इसका बस ये फायदा है फिगर का और फिर कैप्शन का, इसके अलावा इसका कोई और काम हमारे पास नहीं है। नॉर्मली वैसे इस तरह की भी सारी चीजें हम लोग CSS के जरिए हैंडल करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती है इसको भी कभी HTML वगैरह का इस्तेमाल करने की। लेकिन आपके लिए इन सारी चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है क्विज के अंदर पूछ लें, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई साहब मुझे एक इमेज बनानी है, उस इमेज के साथ मुझे कैप्शन भी लिखना है, तो मैं कौन सा टैग का इस्तेमाल करूं? तो फिर आपको क्या बताना पड़ेगा, उसको फिगर का टैग इस्तेमाल करना है आपने, और फिगर के टैग के अंदर आके आप फिग कैप्शन के टैग का बाकायदा आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बता रहा है कि भाई अब HTML के अंदर आपने इमेजेस सीख ली हैं, तो अब आपकी वेबसाइट बहुत प्यारी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप वहाँ पे आके पिक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को आप बहुत खूबसूरत आप बना सकते हो। फिर इन्होंने वही हर बार जैसे एग्जांपल्स ये लिख के हमें बताते हैं, वैसे इन्होंने हमें एग्जांपल्स लिख के बताई कि हम किस किस तरीके से आके इमेज के टैग्स को बाकायदा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आते हैं हम इसकी समरी के ऊपर। समरी क्या कहती है भाई हमें, द इमेज एलिमेंट इज यूज्ड टू ऐड इमेजेस टू अ वेब पेज। इमेजेस के टैग के जरिए मैं आके इमेजेस वगैरह ऐड कर सकता हूँ। यू मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई SRC एट्रीब्यूट। जब भी आपको इमेज लगानी है, आपको SRC का, आपको एट्रीब्यूट की आपको जरूरत है, और एक आपको ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट की आपको जरूरत है, कि अगर कहीं भी अगर आपकी पिक्चर वगैरह ब्रेक होगी तो क्या इस्तेमाल होगा, आपका ऑल्टरनेटिव का एट्रीब्यूट। SRC के एट्रीब्यूट के अंदर भाई हम दो तरह की आके लिंकिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर क्या यूज करूंगा, एब्सोल्यूट URL, किसी और की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से जाके अपनी इमेज का लिंक कॉपी करूंगा और अपने पास आके लगा दूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं उस तस्वीर को अपने पास ही अपने कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर कर लूं, और तस्वीरों वगैरह को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस के नाम का, या फिर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एसेट्स के नाम का। जैसा आपको ज्यादा बेहतर लगे आप वो फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो, उस फोल्डर के अंदर आप तमाम की तमाम अपनी इमेजेस रख दो, और डॉट स्लैश या डॉट डॉट स्लैश या सिर्फ स्लैश करके आप उन इमेजेस तक आप पहुंच जाओ। और वो हमारे पास लिंकिंग क्या कहलाती है, इंटरनल लिंकिंग। उसका URL हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव URL। फिर हमारे पास जो भी इमेज के साइज होंगे वो हमें लाजमी देख लेने चाहिए कि भाई हमारे इमेज के साइज बहुत ज्यादा बेहतर हो, हमारा फॉर्मेट बहुत ज्यादा करेक्ट हो, एज पर आर नीड। फोटोग्राफ सबसे अच्छी क्या कह रहा है भाई, JPG के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी आती हैं। PNG हम कभी यूज करते हैं जब हमें अल्फा या ट्रांसपेरेंट की जरूरत पड़े। जिफ हम किस लिए यूज करते हैं, जब भी हमें कोई एनिमेटेड हमें कोई भी चीज चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, जिफ यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब इंशाल्लाह होगा टेबल्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है ये। तो उससे पहले पहले लेकिन हम इमेजेस को जो जो हमने अभी तक समझा है, सीखा है, उसको हम लाजमी दफा प्रैक्टिस कर लें।